नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां बजट के बहाने अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट के बहाने सीएम पर अखिलेश यादव का तंज। बोले सरकार को सिर्फ मेला लगाना आता है, मेला लगा लिया और लोगों को बुला लिया। अखिलेश यादव ने तंज कसा है बजट के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ मेला लगाना आता है और मेला लगा लिया और लोगों को बुला लिया। अखिलेश यादव बजट से काफी नाखुश नजर आए और उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेला लगा था, इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों न नौकरी न रोजगार, और फिर इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा सपना, 4 लाख करोड़ का लगभग पहले इन्वेस्टमेंट का वादा किया, डिफेंस एक्सपो में वादा किया, और फिर अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतज़ाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहां बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहां आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहाँ गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे। उड़ीसा में भी होगा तो वहाँ जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहाँ जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहाँ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास? क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है? एनओसी का, अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे होगे तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। और फिर नमामि गंगा में माँ गंगा को बुलाया था। और सुबह की योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। योगी सरकार के दूसरा बजट है। किसानों को लेकर इस बजट में जहां बड़े बड़े दावे किए गए, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के आज के इस बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों को फ्री पानी नहीं मिलेगा तब तक बजट में कुछ नहीं है। साथ ही राकेश टिकैत ने गन्ने पर बोलते हुए कहा कि ये झूठ कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है, यहाँ देश को गुमराह किया जा रहा है। सरकार का सबसे बड़ा बजट आया है, कितना किसान इस बजट से खुश हुए? क्या कहेंगे बजट के बारे में? भाई और एक महीने में पता कर लियो किसकी जेब में पैसे आए। बजट कागजों में बनते रहते हैं, धरातल पे कम हुए। पहले कुछ सब्सिडी जो इक्विपमेंट आता था उस पे आती थी, लेकिन उसकी भी धीरे धीरे घटा दी। फसलों के दाम नहीं है, उससे किसानों को नुकसान हो रहा। क्या एमएसपी गारंटी कानून नहीं जब तक बन रहा तो एमएसपी पे फसलों की खरीद होगी, उसकी कुछ भरपाई हो सकती है?
तेलंगाना की पॉलिसी है कि वे 10,000 रुपये एकड़ अपने किसान को सीधा देते हैं। क्या बजट से उस तरह की पॉलिसी कोई है? तो वो है नहीं। बजट में पानी फ्री देने की क्या बात कोई है? आप फ्री पानी देना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। ठीक है साहब, 17,000 किसान पाठशाला की सरकार ने बात कही है, और जो आवारा गौवंश है उसको भी इस बजट में बताया गया, उनसे भी निजात दिलाई जाएगी किसानों को। अरे ये दिलवा तो भाई, उनसे निजात दिलवा तो और देख लेंगे 2 महीने में। जो करार निजात थे पिछले साल से दिलवाते आ रहे, वे तो मरने लग रही। जहाँ गौशालाएं बन रही, क्या उनका 30 रुपए में 100 रुपए में कोई भला हो जाएगा? गाय का 33 रुपए शायद मिल रहे, तो उसमें कोई भला होने वाला है? जितनी किसान एक मुर्गी नहीं छकती उसमें इतने पैसे में। जितनी किसान ने अपेक्षा करी थी उसी अपेक्षा के देखो हिसाब से कुछ बजट नहीं आया। है, जब तक किसान को फ्री पानी नहीं होगा उस पे काम करना चाहिए। सोलर पे काम करना चाहिए इनको, हमारी एनर्जी बचेगी। उन पे काम करना चाह, हॉर्टिकल्चर पे काम करना चाहिए, बागवानी के ऊपर उस पे काम करना चाह। जो किसानों का भुगतान नहीं हो रहा उस पे काम करना चाहिए। झूठ कह रहे कि गन्ने पे हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया। गन्ने पे ये देश को गुमराह कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान सरकार नहीं करती, गन्ने का भुगतान शुगर मिल करती है। हम गन्ना डालते हैं, वो भुगतान करती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारा टाइम पे भुगतान करवा दे। ना सरकार रेट बढ़ाती, रेट बढ़ाने पे भी उनको पैसे नहीं देने पड़ते। वो तो चिन्नी बिकती है, वे पैसे देते हैं। क्या कोई विरोध किसी तरह का किया जाएगा? नहीं, हमारा विरोध क्या, हमारे तो रोज प्रदर्शन होते हैं, बिल्कुल करेंगे। और इनको कहेंगे कि आप ये सुविधाएं करो। वो अभी शाम तक पूरा आ जाएगा कि कितना किस उसमें अलॉट हुआ है, उसका फंड कहाँ जाएगा। वो बिल्कुल हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि उसमें आवंटन ये चीजें उन पैसे का करें। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य सरकार का बजट पेश किया। इसके बाद बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी सरकार द्वारा सदन में आज बजट पेश जनहित और जन कल्याण का कम और लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुनः वादे का पिटारा। क्या इस अवास्तविक बजट से यहाँ की जनता का हित और कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं, रोजगार युक्त बजट चाहिए। बीएसपी चीफ ने कहा कि यूपी बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं, वादों और दावों को ध्यान में रखकर यहां महंगाई से शत्र लगभग 24 करोड़ जनता की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन और अराजकता आदि से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी और करनी में अंतर से जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। तो वहीं मायावती ने बजट को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। और खबर लखनऊ से है, जहां आरएलडी की ओर से यूपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि आरएलडी की ओर से 10 क्षेत्रों के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया, जहां अवध से अरशद आलम को बनाया गया है, तराई से खुर्शीद बेग, रुहेलखंड से मोहम्मद उस्मान, काशी से नौशाद खान, संत कबीरनगर से नफीसुर रहमान, कानपुर से सोनू शाह, ब्रज से मोहम्मद इरफान खान, प्रयागराज से फैजल जमीर और हस्तिनापुर से नौशाद खान। तो वही बुंदेलखंड से सबीर हुसैन को यहां अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और खबर जालौन से है, जहां 26वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां आईजी जोन झांसी ने फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो वही 8 जनपदों के पुलिसकर्मियों की टीमों ने इसमें भाग लिया। इंदिरा स्टेडियम में आयोजित हुई ये फुटबॉल प्रतियोगिता, जहां 8 जनपद के पुलिसकर्मियों ने इस टीमों में भाग लिया है। तो ये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इंदिरा स्टेडियम में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई और इसका शुभारंभ भी किया गया, जहां 8 जनपदों के पुलिसकर्मियों की टीमों ने इसमें भाग लिया है। 26वें अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
26वीं अंतर जनपदीय कानपुर जोन की प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। फुटबॉल की प्रतियोगिता है। इसमें कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं 8 जनपदों की, जिसमें 8 जनपदों की पुरुष टीमें एवं 4 महिला टीमें भी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस आयोजन का उद्घाटन श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय झांसी के द्वारा किया गया है और इसमें सभी टीमों को सर के द्वारा बताया गया कि सभी खेल भावना से खेलें। तो अगले 3 दिन ये चलेगा और फिर इसका समापन श्रीमान एडीजी महोदय कानपुर जोन सर के द्वारा किया जाएगा। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। हॉलीवुड की फिल्में देखकर चोरों ने चोरी का रास्ता अपनाया। चोरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताला तोड़ने का तरीका लाइव दिखाया था। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर 3 तमंचे, 6 कारतूस, सोने चांदी के गहने और म्यूजिकल सिस्टम सहित लाखों रुपए की चोरी का सामान बरामद किया है। हाँ, तो बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में बंद घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। इस पे कोतवाली नगर की टीम काम कर रही थी लगातार। तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम लोग कुछ गैंग मेंबर्स को चिन्हित कर पाए थे। वहाँ तक हमें एक व्यक्ति की पहचान हुई जिसका नाम है रेहान के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला ये पेशेवर अपराधी है, चोर है। पहले इस पे गैंगस्टर भी हो चुका है हाथरस से। सर्विलेंस के माध्यम से रेहान को ट्रैक किया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने अन्य टीम मेंबर्स के बारे में बताया जिनका नाम अली और वसीम है। इनके अलावा एक और इनका टीम मेंबर है छोटू, जो कि ऑलरेडी अलीगढ़ जेल में 15 जनवरी से निरुद्ध है। पूछताछ के दौरान इसने बताया रेहान ने कि ये जिन भी घरों में ताला लगा होता था वहाँ पे सीधा जाते थे, कोई रेकी नहीं करते थे, ताला तोड़ते थे और जो घर में इनको उपयोगी मिलता था उसे चोरी करते थे। इसलिए बरामदगी में जेवर भी हैं, एलईडी टीवी भी हैं, सोने चांदी के जेवर हैं, एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम, जो भी इन्हें उपयोगी लगता था वो चोरी करते थे। और बरामदगी के बाद इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। फिल्म को देख करके इन्होंने चोरी का या तरीका अपनाया, किस तरह से कटर से? हाँ, तो रेहान ने पूछताछ में ये बताया कि ये हॉलीवुड फिल्म्स देखता था और वहाँ पे एक मूवी में इसने देखा था कि किस तरीके से कटर से सीधा ताले को काटा जा सकता है और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसने बोल्ट कटर खरीदा था बुलंदशहर की एक हार्डवेयर की दुकान से और उसी के माध्यम से तालों को काट के चोरियाँ अंजाम दे रहे थे। 9 वारदातों का खुलासा हुआ है चोरी की और इसमें हर तरह की चोरी है, मतलब छोटे म्यूजिक सिस्टम, बैटरी से लेकर के ये जो सोना। और खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। मारपीट और पथराव की घटना में कुछ लोग घायल हो गए हैं। तो पुलिस ने मारपीट की घटना का संज्ञान लिया और मारपीट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। डिलारी थाना क्षेत्र इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जहां मारपीट करने वालों पर पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है, जहां दोनों पक्षों में जिन्होंने मारपीट की है अब उसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। डिलारी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में उपचार के दौरान युवक की मौत हुई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। न्याय के लिए सड़क पर परिवार उतर गया है और परिजनों ने बहिष्कार किया है। मृतक अश्वनी के परिजन और दर्जनों छात्र ने काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। बीती 13 फरवरी को अश्विनी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों के परिजन उसे डॉक्टर लेके आए थे और वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। तो ये बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। ये कैंडल मार्च निकाला गया आपके दौरान, कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या वजह है? डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मेरे बच्चे की जान गई है, जिसमें 2 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, एक डॉक्टर नीरज और बड़े हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत प्रेम प्रकाश अरोरा, जिन्होंने हमें बच्चे की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि हमारे साथ पिछले 15 साल से वो जुड़े हुए हैं। उनको बार बार रिक्वेस्ट की, उनके जो हाथ पैर जोड़े
कि भी किसी तरह से हमारे बच्चे की क्या स्थिति है हमें बताएं। हमें आईसीयू में नहीं जाने दिया, बोला गया कि ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर आप नहीं जा सकते। इसके बावजूद उनसे एम्बुलेंस मांगी गई तो उन्होंने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, जबकि प्रेम प्रकाश अरोड़ा ने कि आपको एम्बुलेंस, पहले बोला कि एम्बुलेंस मिल जाएगी, फिर वाले बोले हमारे एम्बुलेंस नहीं है। मेरा बेटा जो है लगभग 1:30-2 बजे वहाँ कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उस एडमिट होने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसकी मम्मी आईसीयू में अंदर गई तो देखा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह से जो है उसके ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी और अनकॉन्शियस माइंड था। फिर वहाँ रीना चौधरी डॉक्टर और जो एनेस्थीसिया की थी केवल वो आई बहुत देर बाद, उन्होंने अपशब्द बोले और ये कहा कि आपके बच्चे की स्थिति ऐसी है और आप इसे बाहर ले जा सकते हैं। वो भी उन्होंने 3 घंटे बाद बोला गया। हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करी, हमने बुलेंसर से एम्बुलेंस मंगाई और एम्बुलेंस आने में देर हो गई और वहाँ जाते जाते बच्चा 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा और हम उसे नहीं बचा पाए। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी हालत यहीं हॉस्पिटल में हो गई थी। ये कैंडल मार्च और ये शांति मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से और यहाँ मेरे परिवार बहुत पूजा पाठ और वैसा परिवार है, सामाजिक सोशल स्टेटस रखते हैं हम बहुत अच्छा, पूरी जानकारी थी। हॉस्पिटल में भी हम रिक्वेस्ट करते रहे सभी डॉक्टर से और मैनेजमेंट से भी कि हमें हमारे बच्चे की स्थिति बताई जाए। आगे कभी किसी के साथ, सामाजिक नागरिक के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम संपन्न हैं, सब कुछ हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई गरीब या कोई और ऐसा किसी का बेटा मेरी तरह से जो है ऐसी स्थिति ना हो जिससे हम बहुत पीड़ा में हैं। रो के परिवार का बहुत बुरा हाल है हमारा जो है। अब शिकायत भी की गई है आपकी तरफ से किसी की तरफ? अभी ये इनका दोनों का बहिष्कार हो, MBBS डॉक्टर का, इसका नीरज का बहिष्कार हो, प्रेम प्रकाश अरोड़ा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कि हॉस्पिटल में भी हम रिक्वेस्ट करते रहे सभी डॉक्टर से और मैनेजमेंट से भी कि हमें हमारे बच्चे की स्थिति बताई जाए। आगे कभी किसी के साथ, सामाजिक नागरिक के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम संपन्न हैं, सब कुछ हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई गरीब या कोई और ऐसा किसी का बेटा मेरी तरह से जो है ऐसी स्थिति ना हो जिससे हम बहुत पीड़ा में हैं। रो के परिवार का बहुत बुरा हाल है हमारा जो है। अब शिकायत भी और खबर जालौन से है, जहां नौटंकी में नृत्य करने गई महिला की हत्या कर दी गई और कलाकार को उन्हीं के सहयोगी ने चाकू मारा। चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां कलाकार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है महिला। तो वही चाकू लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जालौन से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला नर्तक पर ये जानलेवा हमला किया गया और उसको चाकू मारा गया, जिसके बाद अब महिला अस्पताल में भर्ती है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो वही चाकू मारने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। करीब 3 से 4 के बीच में सुबह अचानक एक मरीज को लाया गया यहाँ पे। उस लड़की का नाम रीना था, जिसको एक तो पेट में दाईं तरफ निचली आंत के पास चाकू मारा गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसाइज वुंड था और जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट किए गए थे हाथ के पास भी। बीमारी की चोट की गंभीरता को देखते हुए हमने उनका प्राथमिक उपचार करके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करी। उसी के साथ साथ जिनके द्वारा वो लाए गए थे उन्हीं के थ्रू हमने मेडिकल कॉलेज तुरंत रेफर कर दिया। और खबर कुशीनगर से है, जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी हो रही है। दिसंबर तक होना था निर्माण का कार्य और नवागत प्रधानाचार्य ने निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मार्च तक लेटर ऑफ परमिशन के लिए हो जाए तैयार और जुलाई से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने के आसार है। 13.2 एकड़ में ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसमें देरी हो रही है। फिलहाल प्रधानाचार्य ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और जुलाई से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने के भी आसार है। और आज योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में अखिलेश यादव एक अलग ही अवतार में नजर आए, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। विधानसभा में अखिलेश यादव काले रंग की शेरवानी पहनकर पहुंचे। अब इसके पीछे उनके क्या कुछ सियासी मायने निकल के आ रहे हैं, वो भी देखिए रिपोर्ट। यूं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अक्सर आपने सफेद कुर्ता पजामा और काली जैकेट पहने देखा होगा और उनके सर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी भी देखी होगी।
लेकिन भैया आज नजारा कुछ अलग है। आज अखिलेश यादव काली शेरवानी में नजर आए। चले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और अखिलेश यादव कहां और क्यों शेरवानी में नजर आए। दरअसल आज योगी सरकार ने अपना 2023 और 24 का बजट पेश किया है। इस दौरान अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। बता दें कि सपा के गद्दावर नेता आजम खां भी कई बार इस तरह की काली शेरवानी पहने नजर आते हैं। हालांकि जब खुद अखिलेश यादव से शेरवानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। अब विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे दें। ये और नहीं ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज का एक इत्र पार्क है, उम्मीद है कि आज शेरवानी पहन के जा रहा हूँ तो कन्नौज के इत्र पार्क को कुछ तो पैसा देंगे और शुरू करेंगे। तो सुना आपने कैसे अखिलेश यादव ने कह दिया कि विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं, तो कपड़े ही अच्छे पहनकर आ जाते हैं ताकि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे दे ये लोग। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो अखिलेश यादव ही जानते हैं, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आजम खां के समर्थन में अखिलेश यादव ने कदम उठाया है। हालांकि सपा प्रमुख के साथ साथ कई सपा विधायक भी इसी अंदाज में विधानसभा में दिखाई दिए। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की ये कोई रणनीति थी या फिर अखिलेश यादव का महज एक चुलबुला अंदाज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।